बोलो। दूसरी इक्वेशन आपको, ये तो फंडामेंटल तरीका है, दूसरा इक्वेशन आपको कहां से निकालनी पड़ेगी? आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है? क्या इंफॉर्मेशन दी है? वेज के द्वारा डिस्टेंस मूव दी है। तो एक काम तो ऐसा कर लो कि यहाँ पर इसको चाहो तो यहीं से खत्म कर दो। उसकी जो डिस्टेंस दे रखी है आपको अगर याद होगा, ध्यान सुनिएगा, इसका एक्सटेंशन अगर a है तो जो वेलोसिटी में ले सकते हो, इसका एक्सटेंशन विद रिस्पेक्ट टू a इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। अरे बोलो, क्या आप एक्सटेंशन नहीं निकाल सकते हैं एनएलएम से? अभी एनएलएम से बता रहा हूं। अरे वीडियो ना क्या एफ इक्वल टू क्या मास इनटू सेंट्री, एफ इक्वल टू क्या मास इनटू एक्सटेंशन। जैसे ही एक्सटेंशन आ गया, इसकी डिस्टेंस मूव दे रही है तो क्या स्पीड आ गई। इसका एक्सटेंशन पता है तो इसकी स्पीड को रिलेशन निकाल ही लिया। अरे बोलो, कैसे करूंगा देखो, बताता हूं। एक लाइन में देख लो, इस वाले पर टेंशन एक इधर आ रही थी ऐसे T, और इधर एक टेंशन थी, एक इधर टेंशन थी और एक टेंशन इधर थी, और साथ में क्या लग रहा था? नॉर्मल लग रहा था। वोल्टेज थ्रो से भी एक लाइन पर और भी फोर्सेस पर ये वाला नॉर्मल लग रहा था, और क्या लग रहा था? कैपिटल एच लग रहा था। और इसका एक्सटेंशन आपने कितना माना था? a माना था। अरे बोलो, इस एच का एक कंपोनेंट आएगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल में कितना होगा? थीटा। तो n cos थीटा, और इधर क्या आता? n sin थीटा। ठीक है, इसका कंपोनेंट क्या आता? t cos थीटा। तो नेट फोर्स की इक्वेशन इस पे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? P प्लस n sin थीटा माइनस t cos थीटा इक्वल टू कैपिटल M इनटू a। कैपिटल M इनटू a। ये किस पे लिखी? वेज पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। ब्लॉक पे लिखते तो ब्लॉक पे देखिएगा, a नॉर्मल इस पे इधर लग रहा था, एक टेंशन लग रहा था, और नीचे तरफ क्या लग रहा था? mg। लेकिन साथ में आपने एक्सटेंशन, बातें नहीं कहां से आ रही आवाज? साथ में अगर ये एक्सटेंशन माना था आपने इधर विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से आ ही गया, तो ये एक्सटेंशन आपको कब देखेगा? जब वेज पे बैठ जाएंगे। देखिए वेज कैसा फ्रेम है? एक्सेलेरेटेड, तो क्या एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ता किधर? अब मुझे इफेक्ट पढ़ना है इधर और उसके परपेंडिकुलर, तो इसका मैं सूडो फोर्स को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां से आपको नॉर्मल एलिमिनेट हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, एक इक्वेशन T नॉर्मल और ये में यहां से आ गई, दो इक्वेशन यहां से आ जाएंगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। कितनी इक्वेशंस? T, कितने नोन? T n और a। अरे ये बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से समझ जा रहे हैं। T n a आ गया तो हमारी कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे ही a आया कहीं दूरी पता है कितनी चल गया? a कांस्टेंट है तो v स्क्वायर चल गया, u स्क्वायर प्लस, तो क्या इस वेज की स्पीड आ गई? अरे किसकी स्पीड आ गई? वेज की। अरे बोलो यार, यस सर। वेज की आ गई तो ब्लॉक की भी आ गई, क्योंकि उसके पास दो कंपोनेंट है। कौन से? एक क्योंकि अलोंग द वेज और विद रिस्पेक्ट टू वेज। वर्टिकल देंगे तो किसकी रिस्पेक्ट पा जाएगी? ग्राउंड की रिस्पेक्ट। एक लाइन में आपका आंसर इससे आ जाएगा। अरे समझा क्या? ये वाला तरीका समझ में आया कि क्या किया मैंने? क्योंकि ब्लॉक का एक्सटेंशन विद रिस्पेक्ट टू वेज अलोंग द वेज मान लिया। ब्लॉक का एक्सटेंशन विद रिस्पेक्ट टू वेज क्यों माना अलोंग द वेज? क्योंकि वेज पे बैठोगे तो किधर चल सकता था? अलोंग द वेज ही चल सकता था। तो इस पर लेके सूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि नॉन एक्सियल फ्रेम में। तो यहां से a सॉल्व कर लेना, a आ जाएगा, फिर काइनेमेटिक्स लगा देना। एक तरीका ये है, ठीक है। बाकी आप दूसरे तरीके भी सोच सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं इसको सिस्टम मानता इधर बात नहीं, अगर ये डिस्टेंस मूव किया है ये वाला x, मैं एक लाइन और बता सकता हूँ, ये काइनेमेटिक्स लाने की जरूरत। ये x मूव किया है तो क्या जैसे वेलोसिटी में रिलेशन आएगा वैसे ही डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आएगा। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से जैसा वेलोसिटी में रिलेशन आया वैसे ही इसमें आएगा। डिस्प्लेसमेंट आए उसी को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी में रिलेशन पाए हो। तो दूसरा तरीका ये है, देखो एक लाइन में दूसरा तरीका आपका ये है, ये m है और ये कैपिटल M है। ध्यान से देखते रहिए,
ऐसा ही है ना सिस्टम। इसका डिस्प्लेसमेंट S1 इधर हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू द वेज, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ कितना S, जो कि आपको गिवन है, जो कि आपको फिर से अगर मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाता तो समेशन ऑफ P वेक्टर डॉट S वेक्टर इक्वल टू 0 करता पूरे सिस्टम पर, कंफर्म है आपको पता है S को रिलेशन क्या आने वाला है, S आने वाला। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट वेज के रिस्पेक्ट में अलग का वेज है, बट इसके पास डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा S1 और एक इधर होगा S, और ये भी कितना है S। अब क्या आपको डिस्प्लेसमेंट सबके पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है तो क्या करोगे, वर्क लिख सकते हो, वर्क लिख सकते हो, उनका वर्क लिख क्रम से उनकी एवरेज बना सकते हो, एक लाइन अरे कर दोगे ना। ये वाला इंपॉर्टेंट कहानी थी, ये याद रखिएगा। मूविंग पेज पर अगर कोई ब्लॉक चल रहा है तो आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट हमेशा ब्लॉक का अराउंड द वेज मानिए, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू वेज। बट हमें चर्चा करनी है ग्राउंड के फ्रेम में, तो क्या वेज का और जोड़ देंगे, फॉर्मूला तो यही कहता है ना, क्या कहता है फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तुमने मान लिया, इसमें ये ऐड कर दोगे तो क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो कोई कहानी नहीं। आगे बताइए, अरे कर लोगे, ये दूसरा तरीका था, वो फंडामेंटल तरीका था, क्योंकि फंडामेंटल से सारी चीज आती है, इसलिए मैंने एलएलएम का बताया। 29 में क्या है, क्या होना चाहिए, कबूतरी। देखता हूँ क्वेश्चन, ये ब्लॉक A of mass m is equal to 3 long can't be of same mass यार हमारी गाँव है ना, कबूतर से आता है, कबूतर बनने के स्पैरो चिड़िया होती है, चिड़िया हमारे इसी में होती है साइड में, सबकी इसी में जगह होती है साइड में, वो पाइप जाती है ना कंटेनर से होता है, उसमें 4-5 बार घोंसला बढ़ा दिया मैंने। और एक बार तो मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने मतलब ऐसे निकाला, इसी की साइड में, इसी की साइड में पाइप लगती है, इसी के अंदर जाके कंप्रेसर बाहर वाले उधर कोने में जगह वहाँ पर उसमें डब्बा रहता है, उसकी कवरिंग रहती है, तो उसके अंदर जाकर घोंसला बना दिया पूरा ही अंदर, हाँ उसके अंदर मैंने हाथों से थोड़ा सा निकाला। पहली बार तो मेरे से दोनों गिर गए, एक तो बचा ही नहीं और एक बच गया, उसको उठा के दूसरी पे रख दिया। फिर देख रहे हैं 6-7 दिन बाद फिर से घोंसला बढ़ा दिया, फिर से निकाल, फिर से 2 बच्चे निकले, और वो भी मैंने जान पूछ के मार दिया, मैंने यार हटाए आगे से, क्या मतलब। अब और अभी कल परसों की बात है, उसके बाद फिर से मैंने देखा था एक बच्चा निकला था, एक अंडा था, चूसा भी निकला पूरा पहना फेंक दिया, इसमें तो अंडा ही था, उसमें बच्चा नहीं था, पका नहीं था, चूसा बड़ा नहीं था, पिछली बार स्टार्टिंग में जो पेपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है या पेपर दिया ही नहीं है, वो क्लास से बाहर जा सकते हो या घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये डिस्कशन से उसी का फायदा होगा जिसने अटेम्प्ट किया है, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे गार्ड साहब को मैं बुलवा दूंगा जाकर, ठीक है, अगर लोगे तो। इसके ये दूसरा मेथड समझ में आया क्या, इसके बाद करोगे कैसे ये तो बताओ मुझे, किस पर लगाओगे वर्णन। अब तुम सबके जिस फोर्स का वर्णन चाहिए, जिस फोर्स का वर्णन चाहिए है ना, वो वर्णन आप लिख पाओगे पहली बात, समझ में आई मेरी बात। इसके पास डिस्प्लेसमेंट के 2 कंपोनेंट है, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी का वर्णन अगर लिखना होता तो वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट काम आएगा, तो वहां से ये वाला काम आपका हो गया यहाँ पर सीधे। ग्रेविटी का वर्णन सिर्फ किस पे किया है, ड्रॉप पर किया है, तो कितना होगा mg इनटू वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इन दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट आता है वही स्टार्ट हो गया, समझ में आया क्या। उसके डिस्प्लेसमेंट से हमने किसका डिस्प्लेसमेंट निकाला, ब्लॉक का, और वर्टिकल हम किस पे लगाई, पूरे सिस्टम पर। फायदा क्या हुआ, क्योंकि टेंशन का वर्णन तो 0 मिल जाएगा, इनके इंटरनल नॉर्मल का वर्णन 0 मिल जाएगा, और ग्रेविटी का वर्णन इसमें 0 होगा, और इसमें कितना होगा, नॉन जीरो होगा। देखो देखने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो किससे निकाल लिया, स्ट्रिंग कांस्टेंट से। अरे बोलो, तो ये सब करने के लिए मैंने बस समझाने के लिए बताया है, बाकी सॉल्यूशन 2 लाइन का है, 2 लाइन का सॉल्यूशन है क्या,
चिकन नहीं खा वर्क इक्विलिब्रियम पूरे सिस्टम पर, दो पेड़ ठीक है। इसमें आपको V1 और V में रिलेशन निकालने लिया था, तो अननोन कौन है तुम्हारा? V1, लेकिन इसमें पता क्या नहीं था? वॉल्यूम बाय ग्रेविटी कैसे निकालते? पानी में गर्म डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालते। अरे बोलो यार, समझ में आई मेरी बात? अरे इंडिविजुअल फोर्स का वर्क बाकी फोर्स के प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, हमें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पता होगा और फोर्स पता होगा। एक लाइन के आंसर है, इतना सब बताने की जरूरत नहीं थी, उसमें तुम्हें बस रिवाइज कराने के लिए बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 25, चल रहा है एक थ्योरम है अकेले में एक जो आपको पता होनी चाहिए। एक आता है, मैं बता देता हूँ थ्योरम पहले बताता हूँ। ए बातें नहीं कर, ये आपने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे, एक फिक्स्ड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक रोटेटिंग एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है मैं बताता हूँ। आपको ये सिखाया गया था कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पर, प्रोजेक्ट कैसे आता है, कोई क्वेश्चन किया उसके बाद? वो वाला मैंने क्या बोला था, सोचना वैसे ही है बट कुछ अलग सोचना था उसमें, और सेम होता तो कैसे? स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट सेम था कि जहाँ से इंफॉर्मेशन पता है वहाँ से सोचना है। वहाँ पर इक्वेशन ऑफ एनवलप का भी हम यूज कर सकते हैं, बाकी इसमें बहुत सारी ट्रिक है, बता दूंगा बाद में। इसमें आपने पढ़ा था कि x का मोशन और y का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब यहाँ पर एक्सेलेरेशन g है, वो x की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं डालता है, ये पढ़ा था आपने। फिर आप सर्कुलर मोशन पे जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप बोलने लगते हैं कि a है, इधर देखिए a है, आप बोलते हैं कि v की दिशा बदल रहा होगा। तो जब यहाँ पर दिशा नहीं बदल रहा था, x की एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर था, तो यहाँ क्यों बदल रहा है? ये आपको डाउट नहीं आया कभी? बात है मत, ये वाला डाउट आया कभी? मार खा जाएगा, ज्यादा हीरो बनेगा, कितना बड़ा भी बॉन्ड होगा तब भी मारूंगा बहुत ज्यादा। तेरे से मैं बोला नहीं था अभी, मैं वो दोनों बात कर रहे थे, दो बार ऐसी हरकतें कर चुका कि मैं गुस्सा पी चुका हूं। देखने में बराबर है, अभी भी कम से कम कितने 2012 में आप मतलब मैंने 12th की थी, तुम कौन से कर रहे हो? 26 में, और क्लास वाइज भी देखा जाए ना तो भी बहुत बड़ा गैप है, एज गैप। मैं तुमको बोला ही नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ उनको बोल रहा हूँ, अब वहाँ से अभी आप कोई नैरो नहीं है नजर की कि वैसे आपको कोई सिग्नल भेजो कि पता लग जाए कि नहीं जा रहा हूँ मैं। बात समझो या मत समझो, लेकिन बात है मत करो बस। मैंने बोला है यहाँ पर आपका डाउट ये होना चाहिए था कि आप इस पूरे प्रोजेक्ट का पढ़ते थे, मोशन अलोंग एक्सिस, मोशन अलोंग, बोले कि सर y में एक्सेलेरेशन है तो उसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, यही पढ़ा था ना आपने। y वाला एक्सेलेरेशन से y की वेलोसिटी को चेंज करेगा, आपने ये पढ़ा। तो यहाँ पर भी तो बेटा परपेंडिकुलर ही है आपका एक्सेलेरेशन, तो फिर भी बोल रहे हो कि इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है और इसकी दिशा बदल रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी दो तरीके की मैथ्स होती है। जब आप यहाँ पर पढ़ रहे थे तो आप ले रहे थे फिक्स्ड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या ले रहे थे? उसका मीनिंग क्या है? पार्टिकल यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो या हो, आपकी एक्स एक्सिस इधर है और वाई एक्सिस हमेशा इधर है, मतलब ये क्या है? फिक्स्ड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जब आप ये वाली मैथ्स लगा रहे होते हो फिक्स्ड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली, तो आप पोजीशन वेक्टर बेटा लिखते हैं, आपका ध्यान सुनिएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई, पोजीशन चेंज होने की रेट वेलोसिटी बोलते हैं, तो बोलते हैं dx by dt i कैप प्लस dy by dt j कैप। इसको आपने dx बोल दिया और इसको vy, तो v वेक्टर इक्वल टू क्या? vx i कैप प्लस vy। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो x से मिलता, तो ax i कैप प्लस ay j कैप। मैं यहाँ जो बताना चाह रहा था, आप ध्यान से देखिए, x को चेंज करने के लिए रिस्पांसिबल वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx, और vx को चेंज करने के लिए kx। i के बाद एक साइड चल रहा है सेगमेंट और j के बाद, तो हमने कहा अब इसको ब्रेक करके पढ़ लो तो क्या दिक्कत है? x में अलग पढ़ लो और y में, तो हमने वहां पर बोल दिया कि x की पोजीशन से x की वेलोसिटी चेंज करेगी और x की वेलोसिटी से x का एक्सेलेरेशन चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ आप जो मैथ्स ले रहे थे वो कौन सी वाली थी? फिक्स्ड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली। बट जब आप
सर्कुलर मोशन में पहुंचे तो आपने मैथ्स चेंज कर दी और इसी फिक्स्ड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब यहाँ पहुंचे तो आपने ले लिया रोटेटिंग एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये सुना होगा आपने, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अरे सुना है क्या ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम कीजिए। तो यहाँ पर आपका देखो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है ना, वो ऐसे लिया था, ये एक्स एक्सिस है आपके लिए, बात एक्स प्राइम एक्सिस, और ये तो ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो ये ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पर कैसी एक्सिस सिस्टम है, और रोटेटिंग एक्सिस सिस्टम। अरे समझे क्या? तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। मैं पूरी बहस एक ना हो ऐसे बड़े क्वेश्चन बता दूं, जिसको जानना है वो बात वाला बता सकता। तो इसमें आपको दे रखा था, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए इधर लिखते कैसे हैं। लेट हमारे पास एक ए वेक्टर था और उसको चेंज करने वाला वेक्टर कौन था? बी वेक्टर था। अच्छा आपको पता है हर वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, ध्यान सुनिएगा, ये ए वेक्टर है और लेट इस मोमेंट पे कितना एंगल बना है? थीटा। तो ए वेक्टर को आप क्या लिखते हैं बताइए? a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। मैं एक फिर बता रहा हूं, उससे ये क्वेश्चन अपना आसानी से हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी वेक्टर क्या होता है? कोई भी वेक्टर जिस रेट से अपनी एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है या जिस रेट से रोटेट कर रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है? एंगुलर वेलोसिटी। तो लेट अगर ए वेक्टर आपका ऐसे था, ध्यान सुनिए, और वो अभी कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो डी टाइम के बाद ये ऐसे हो गया होगा, कितना एंगल हो गया होगा? डी थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर क्या डिफाइन की जाती है? डी थीटा बाई डी। तुमने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पढ़ा है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी भी होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेरेशन भी होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होता है। सबकी एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन है। कोई भी वेक्टर अगर अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है तो उस वेक्टर की क्या डिफाइन होती है? एंगुलर वेलोसिटी। और उस एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है कि एक यूनिट टाइम में जितना एंगल रोटेट किया वही क्या कहलाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। अरे बोलो यार, ये तो आपने मैग्नीट्यूड की बात की। सर दिशा राइट हैंड थंब रूल से, जिस प्लेन में आपका वेक्टर रोटेट कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर रखो, और सेंस जिस सेंस में रोटेट कर रहा है तो हम किधर जा रहे हैं? बाहर की तरफ। ये यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो ऐसे घुमा हुआ ना, तो डी थीटा बाई डी किधर आया? बाहर की तरफ। राइट हैंड थंब रूल से लिखते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं इनको। किसी भी वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी की दिशा कैसे देखोगे? राइट हैंड थंब रूल से। कैसे यूज करोगे? जिस प्लेन में रोटेट कर रहा है वो प्लेन होगा एक, उस प्लेन के परपेंडिकुलर राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करो, और जिस दिशा में घूम रहा है उस दिशा में राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करने पर थंब किधर आया? बाहर की तरफ। तो एंगुलर वेलोसिटी किधर आएगी? बाहर की तरफ। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ। अरे बोलो, डी थीटा बाई डी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी वेक्टर, जो वेक्टर अपनी ओरिएंटेशन बदल रहा है। ओरिएंटेशन समझते हैं? अरे ये ओरिएंटेशन है टेल से हेड की तरफ, तो ये बदल रही है कि नहीं बदल रही? तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन है। कितनी डिफाइन है? 1 सेकंड में जितना एंगल घूमेगा वही एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। दिशा किधर होगी? जिस प्लेन पे घूम रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जिस प्लेन में घूम रहा है उस प्लेन के, और अब प्लेन के परपेंडिकुलर दो दिशाएं हो सकती हैं, कौन सी होगी? राइट हैंड थंब रूल से। तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर राइट हैंड को रखो और जिस दिशा में घूम रहा है उधर राइट हैंड ऐसे कर्ल करो, राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे कर्ल करो। थंब हमें किसकी दिशा देगा? ओमेगा की। इधर देखो, तो आपने डेरिवेशन सर्कुलर मोशन रिवाइज हो जाएगा। नहीं, इधर देख लो सभी लोग भाई, मैंने अभी क्या बताया? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ किसके लिए? जो भी वेक्टर अपनी ओरिएंटेशन बदल रहा होगा उसकी क्या डिफाइन है? मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा? कि अगर मान लो ये वेक्टर यहाँ पर था, कितना एंगल बना रहा था? थीटा। तो इसी प्लेन में मान लो ये घूम रहा था, तो टी टाइम पर यहाँ पर था, तो थोड़ी देर बाद ऐसे हो गया, मान लो डी कितना एंगल घूम गया? डी थीटा। कितने टाइम में? डी टी टाइम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा? कि डी टी टाइम में एंगल घूमा कितना? डी टी टाइम में एंगल कितना घूमा? डी थीटा। तो एक यूनिट टाइम में कितना घूमेगा? डी थीटा बाई डी टी। यही है ओमेगा ऑफ ए वेक्टर, इस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ। अब मैंने बोला इसकी दिशा कैसे दोगे? जिस प्लेन में ये वेक्टर घूम रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हाथ रखो। सर्कुलर मोशन रिवाइज कर रहा हूं, आपके सारे ए टी ए के
एक डेरिवेशन से सारे फॉर्मूले बनते रहेंगे। और मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूं तो पता भी नहीं होगा, an जो होता है वो ओमेगा इनटू v होता है। ये ओमेगा किसकी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी किसकी है? वेलोसिटी वेक्टर की। ओमेगा ये किसकी है? वेलोसिटी वेक्टर की। लेकिन वो मैथमेटिकली सर्कल में किसके इक्वल आ जाती है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की। ध्यान सुनिएगा, तो d थीटा बाय dt क्या आया? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a वेक्टर। दिशा किधर आएगी? जिस प्लेन में घूम रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हाथ ऐसे रखेंगे, तो हाथ ऐसे भी रख सकते थे, ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन राइट हैंड की फिंगर्स को कल किधर करना है? जिस दिशा में आपका वेक्टर रोटेट कर रहा था, तो क्या ऐसे रखना पड़ेगा? तो थंब किधर गया? बाहर की तरफ। तो जिस प्लेन में घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर तो ओमेगा आएगा, लेकिन किधर आएगा? वो तो राइट हैंड की फिंगर्स को कल करने पे पता लगेगा। ठीक है, अब मैंने माना जो आपका बी वेक्टर है, बी वेक्टर मतलब क्या है? डीए वेक्टर बाई, और मैंने बोला ए वेक्टर है, उसको चेंज करने वाला वेक्टर कौन है? बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को लिखोगे क्या? डीए बाई डीटी। अरे बोलो यस सर। अब जनरल बात है, एक इधर बाद में समझाना, ये भी नहीं आता मुझे पता है, सुन लो। ए वेक्टर है, ये जनरल बातें चल रही, जनरल, ये बहुत जगह काम आएगा आपकी मैकेनिक्स में। ए वेक्टर कोई भी वेक्टर है और बी वेक्टर उसको चेंज करने वाला वेक्टर है। मतलब जैसे ए वेक्टर अगर पोजीशन वेक्टर होता तो बी वेक्टर क्या होता? वेलोसिटी वेक्टर होता। ए वेक्टर अगर वेलोसिटी वेक्टर होता तो बी वेक्टर क्या होता? एक्सेलरेशन वेक्टर होता। ए वेक्टर अगर एंगुलर मोमेंटम होता तो बी वेक्टर क्या होता? टॉर्क होता। अरे समझ में आ गया कि अब मैं कहां जा रहा हूं? कहां जा रहे हैं हम लोग? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैंने बोला कि ए वेक्टर को आपने ये लिखा। अब इसमें मैं दो केस बना रहा हूं, एक बना रहा हूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है, बट थीटा क्या है? मतलब वेरिएबल है, थीटा मतलब दिशा। और दूसरा केस, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट है, बट थीटा क्या है? कांस्टेंट है। सभी लोग को दिख रहा है क्या? अरे बोलो। एक मैंने लिया केस, ए वेक्टर को चेंज करने वाला वेक्टर कौन है? बी। मैंने कहा चलो चेंज तो कर रहा है, लेकिन वो चेंज क्या कर रहा है? सिर्फ दिशा चेंज कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। तो उस केस में बी को आप क्या लिखते? तो बी वेक्टर इज इक्वल टू डीए वेक्टर बाय डीटी था। ए तो कांस्टेंट हो गया, बदल कौन रहा है? दिशा। ये बाहर आ जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, थीटा का बेटा d थीटा बाय dt, और d थीटा बाय dt इज द ओमेगा ऑफ a वेक्टर, साथ में क्या? i कैप प्लस sin थीटा का cos थीटा और थीटा का d थीटा बाय dt इनटू j कैप। तो b वेक्टर का वैल्यू आया a ओमेगा माइनस का sin थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप। b का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो आया a इनटू ओमेगा, ये तो 1 हो गया। दिशा की बात करूं तो b वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये है और a वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये है, cos थीटा i का प्लस sin थीटा j कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या मिल रहा है? 0। तो कंफर्म हो गया कि b वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होगा? a वेक्टर। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि अगर a वेक्टर और उसको चेंज करने वाला वेक्टर उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो चेंज करने वाला वेक्टर इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा होगा? दिशा। और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट। अरे चमका क्या? तो उस केस में मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड जिसकी दिशा बदली जा रही है इनटू उसी की एंगुलर स्पीड, इनटू उसी की क्या होगी? एंगुलर स्पीड। अरे समझा क्या? अरे बोलो। ये कब आया? जब b वेक्टर परपेंडिकुलर टू द क्या हुआ? a वेक्टर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूरे फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है इंपॉर्टेंट थ्योरम में। मैंने पहला केस लिया कि मान लो a वेक्टर की सिर्फ क्या बदली जा रही है? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है? तो b को तो आपने da by dt मतलब इसी को डिफरेंशिएट करना था। अरे बोलो, तो a तो कॉमन आ गया क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है। जो चेंज नहीं होता है उसको क्या डिफरेंशिएशन के टाइम पर वैसे ही रखते हैं। तो चेंज कौन हो रहा है? cos थीटा i के प्लस sin थीटा। cos थीटा को डिफरेंशिएट किया, sin थीटा, थीटा को
d थीटा बाई dt, तो d थीटा बाई dt क्या होगा? a वेक्टर का एंगुलर वेलोसिटी, इसकी दिशा किधर है? अगर ऐसे घूम रहा है तो किधर होगी? बाहर की तरफ। आगे देखिए, जब मैंने बोला कि b वेक्टर a वेक्टर की मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ऐसे मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो थीटा क्या हो गया? फिक्स हो गया। थीटा क्या हो गया? फिक्स। तो इस केस में b वेक्टर क्या लिखते हैं? dA वेक्टर बाय dt, ये तो है ही, और ये तो हम लेकर ही चल रहे हैं। और a है कितना? a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप बाय dt। क्या आपको पता है cos थीटा और sin थीटा फिक्स हो गई? जैसे थीटा फिक्स हुआ तो ये क्या आ जाता? cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप के बाहर आ जाता भाई। तो ये क्या बचता? dA बाई dt। अरे बचता कि नहीं बचता? और ये यहाँ पर क्या है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो b वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया? dA बाई dt cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा। क्या आपको दिख रहा है कि यूनिट वेक्टर किसका था? a वेक्टर का। इसको b वेक्टर की दिशा किसके पैरेलल है? a वेक्टर के। और मैग्नीट्यूड b वेक्टर का किसके इक्वल है? मॉड ऑफ dA बाई dt। ये tn आते थे आपके, आते थे कि नहीं? ये tn अभी बताऊंगा। अब हमने क्या समझा यहाँ पर कि a वेक्टर को चेंज करने वाला वेक्टर कौन है? b वेक्टर। और के अगर a वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदला जा रहा है, इसमें b वेक्टर उसके क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? अरे बोलो ना यार। अपन ने क्या सोचा कि आपका ये दो थ्योरम है, a वेक्टर है और उसको चेंज करने वाला b वेक्टर है। मतलब b वेक्टर को आप क्या लिखने वाले हैं? dA वेक्टर बाई dt। सभी लोग बोर्ड पर, ये रिवाइज मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, सुन लो। ये बढ़िया थ्योरम है, 50 सेकंड रटकर तो आ गया होंगे कि a b जो होता है मैथमेटिकली आज प्रूफ तुम्हारे सामने है। तो यहाँ पर अगर a वेक्टर चेंज तो हो रहा है, a वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है। a वेक्टर की क्या कांस्टेंट है? डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो कौन चेंज हो रहा होगा? क्योंकि उसको चेंज करने वाला वेक्टर मौजूद है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा, या दिशा से बदलेगा, या मैग्नीट्यूड बदलेगा, या दोनों बदलेगा। लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है तो मैं समझ जाऊंगा कि b वेक्टर a वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर। डायरेक्शन कांस्टेंट है ना? अच्छा सॉरी, डायरेक्शन कांस्टेंट है, बट मॉड ऑफ a क्या है? नॉट कांस्टेंट। तो इस केस में b वेक्टर क्या होगा? पैरेलल टू द a वेक्टर। और इस केस में मॉड ऑफ b लिखोगे क्या? d मॉड ऑफ a बाई dt। अगर a वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है बट मॉड ऑफ a क्या है? कांस्टेंट है, तो कंफर्म है b वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द a वेक्टर होगा। और उस केस में b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसकी दिशा बदली जा रही थी इनटू उसी की एंगुलर वेलोसिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि b वेक्टर जो होगा वो ओमेगा वेक्टर क्रॉस, दोनों की फोटो बताते हैं। इस वाले केस में क्या रहा होगा? अगर ये a वेक्टर है तो कंफर्म है इसको चेंज करने वाला वेक्टर किधर रहा होगा? इधर ही रहा होगा। इसको चेंज करने वाला वेक्टर किधर रहा होगा? इधर ही रहा होगा। अगर इस वाले की फुटबॉल की बात करें तो ये a वेक्टर था और यहाँ पर कैसा रहा होगा? b वेक्टर परपेंडिकुलर a वेक्टर रहा होगा। तो a वेक्टर ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा किधर हुआ? बाहर। तो ओमेगा क्रॉस a से b की दिशा मिलनी चाहिए थी। अरे a वेक्टर अगर ऐसे घूम रहा मान लो तो a का ओमेगा किधर हुआ? बाहर। तो ओमेगा वेक्टर बाहर है, a वेक्टर इधर है, तो ओमेगा क्रॉस a करोगे तो b की दिशा में मिलना चाहिए। अरे बोलो यार। यस सर। ये दोनों कहानी है, समझा क्या? अब एक चीज इंपॉर्टेंट बात समझना, ये कब की बात हुई? ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको ये समझ लगता है तुम आधे तो सुन भी नहीं रहे, बट ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सर्कुलर मोशन के आप एक लाइन में सारी डेरिवेशन कर सकते हो। लेकिन हमने अभी पढ़ी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी वेक्टर। डेफिनेशन क्या थी? कोई भी वेक्टर अगर एक अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है तो एक यूनिट टाइम में जितना एंगल घूमेगा वही उसकी क्या कहलाएगी?
एंगुलर वेलोसिटी, और उस वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी की दिशा किससे देखेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। जिस प्लेन में घूम रहा है वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर आंख को रखेंगे और रोटेशन के सेंस में फिंगर्स को क्या करेंगे? कर्ल करेंगे। कर्ल करने पर जिधर थंब जाएगा उधर ही उस वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी होगी। बट हम सर्कुलर मोशन में जो पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी, वो वहां पर अंडरस्टूड होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब होता है पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर को जो रोटेट होने की रेट है उसे आप क्या बोलते हो? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या बोलते हो? एंगुलर वेलोसिटी। मैंने क्या बोला? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या होगा? पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर होगी, हर वेक्टर की रोटेट करने की रेट क्या है? उसकी एंगुलर वेलोसिटी। बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसको बोलते हो? पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर की रोटेट होने की रेट। अरे बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये उठा, इधर देखो, क्वेश्चन ये उठा कि जब आप किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे तो ये भी तो फिक्स होना चाहिए ना किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो तभी तुमने देखा होगा सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट बताइए, दैट पॉइंट बताइए। अरे बोलता है कि नहीं बोलता है? उसका मतलब क्या है? अगर ये पार्टिकल है और ये ए है तो ए के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ये होता, पार्टिकल का ए के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ये आर वेक्टर होता। तो इसका मतलब ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब होता कि जो आर वेक्टर रोटेट हो रहा है उसकी रोटेट होने की रेट। मान लो थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया तो ए के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ये हो गया, तो मान लो कितना एंगल घूमा ये डी थीटा, कितने टाइम में घूमा डी थीटा, उसी को आप क्या बोलते हो? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब पार्टिकल की जो रिलेटिव पोजीशन है उसके रोटेट होने की जो रेट होगी वो क्या कहलाएगी? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। रिलेटिव। लेकिन सर्कुलर मोशन में ये अंडरस्टूड होता है कि पार्टिकल, ध्यान सुनिएगा, आपके सारे डेरिवेशन होंगे, ये पार्टिकल है और ये सेंटर है, तो हमेशा पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है? सेंटर के रिस्पेक्ट में। किस रिस्पेक्ट में? इसमें इस पोजीशन वेक्टर के रोटेट होने की रेट क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अभी अपन ने जो दो थ्योरम पढ़ी, आवाज नहीं आनी चाहिए, सुनो। दो थ्योरम पढ़ी, मैंने क्या बताया कि बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर को चेंज करने के लिए रिस्पांसिबल वेक्टर है। बी वेक्टर क्या है? डीए वेक्टर बाई डीटी। बी वेक्टर क्या है? डीए वेक्टर बाई डीटी। अपन ने दो थ्योरम तो फिक्स पढ़ ली कि अगर बी पैरेलल होगा किसके? ए के, तो बी से ए का क्या बदलेगा? मैग्नीट्यूड। और उस केस में बी का मैग्नीट्यूड आप क्या लिखेंगे? डी ऑफ मॉड ए बाई डीटी। अगर बी परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर तो बी ए की क्या बदलेगा? दिशा। तो उस केस में बी का मैग्नीट्यूड होगा ए का मैग्नीट्यूड इनटू सी की एंगुलर वेलोसिटी। अरे बोलो यार। लेकिन इसके अलावा अगर ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो आपका बी वेक्टर है और ये एंगल अल्फा था, है ना, तो बी का एक कंपोनेंट इधर आता क्या? बी cos अल्फा, और बी का एक कंपोनेंट इधर आता बी sin अल्फा। बी cos अल्फा ए के पैरेलल है तो ए का क्या बदलेगा? मैग्नीट्यूड। तो बी cos अल्फा को आप क्या लिखते हैं? d mod of a by dt। और b sin अल्फा a के परपेंडिकुलर है तो b sin अल्फा का a का क्या बदलेगा? दिशा। तो उस केस में b sin अल्फा को क्या लिखते हैं? a का मैग्नीट्यूड इनटू ओमेगा ऑफ a वेक्टर। ये तो सिखाया, ओमेगा ऑफ a वेक्टर। अब एक चीज समझो, सब लोग बोर्ड पर, अगर ये कंटिन्यूअस मोशन होता, अगर ये कंटिन्यूअस मोशन होता, ये वाले चल रहा है, इसके पास वेलोसिटी v वेक्टर इधर होती और इसके पास नेट एक्सेलरेशन ये होता, तो क्या आपको दिख रहा होगा हमारा जो a वेक्टर था क्या वो v वेक्टर हो गया और जो b वेक्टर था क्या वो a एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। तो a का एक कंपोनेंट इधर आएगा a cos थीटा और इधर आएगा a sin थीटा। a cos थीटा b का क्या बदल रहा होगा? मैग्नीट्यूड। और a sin थीटा क्या कर रहा होगा? सिर्फ दिशा। तो इस केस में a cos थीटा का क्या लिखते हैं? d mod of v by dt। अरे मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैग्नीट्यूड से जो डिग्रेड a sin थीटा को क्या लिखते हैं? v का मैग्नीट्यूड इनटू उसी की एंगुलर वेलोसिटी, इनटू उसी की एंगुलर वेलोसिटी, उसी की एंगुलर वेलोसिटी। बाय डिफॉल्ट सर्कुलर मोशन में क्या होता है? ध्यान से लो। अरे इधर क्या आपको पता है r वेक्टर आप ये डिफाइन करते हैं, जब पार्टिकल सर्कल में जाता है तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट। रेडियस ऑफ
की बात क्या रहती है, और आर वेक्टर को चेंज करने वाला वेक्टर कौन है, v। इसका मतलब आपको सर्कल की डेफिनेशन नहीं भी पता है, क्या इस थ्योरम से आप बोल सकते हो v को हमेशा परपेंडिकुलर क्या होना पड़ेगा, जिससे कि सिर्फ उसकी क्या बदल पाए, दिशा बदल पाए, और मैग्नीट्यूड को ना बदल पाए। अरे समझे क्या, अरे समझे, आगे देखिए। अब मान लो dt टाइम में बेटा, dt टाइम में दिखाने के लिए d थीटा घूम गया, कितना घूम गया, d थीटा, कौन, कोई से वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा हो गया। क्या ये पोजीशन r वेक्टर, ध्यान सुनिए, पोजीशन r वेक्टर dt टाइम में कितना घूमा, d थीटा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर कितनी है, d थीटा बाय dt, बाहर की तरफ। क्या जितना वेक्टर r वेक्टर घूमा है ये हमेशा 90 डिग्री पर है, क्या वेलोसिटी वेक्टर इधर था इनिशियली, क्या ये भी d थीटा ही घूमा है? अरे यार, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल d थीटा, तो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये, इस वाली लाइन के, अरे समझ में आ रहा है क्या, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, तो इनके बीच में भी कितना होगा, d थीटा। क्या इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इधर था, फाइनल ऐसे हो गया, तो क्या सेम सेंस में वेलोसिटी वेक्टर d थीटा ही घूमा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ r वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या मैथमेटिकली यहां पर सेम आ गई। लेकिन सच्चाई आपको पता है, यहां पर जो vn होता है वो ओमेगा इनटू v में ओमेगा किसका एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर, बट बाय डिफॉल्ट क्या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के इक्वल आ गई। अरे समझ में आई मेरी बात, इसलिए सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। अब मैं बात कर रहा था उस पर, ये थ्योरम बहुत काम की है, ATM सब आ जाते हैं एक लाइन में। अगले उसमें क्या होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर के रोटेट होने के लिए। देखिए पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए आप बताओगे किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है, इस मतलब जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर डिफाइन करोगे उसके रोटेट होने के रेट उसके रिलेटिव हो जाएगी। बट बाय डिफॉल्ट सर्कुलर मोशन में किसके अबाउट पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं, सेंटर के अबाउट। तो इसका बाय डिफॉल्ट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर के रोटेट होने के, और सब वेक्टर यहां पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर और r वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, सेम होती है, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। और 90 डिग्री पर रहना पड़ता है हमेशा, तो जितना एंगल r वेक्टर घूमेगा उतना ही एंगल v वेक्टर घूमेगा। अरे बोलो ना यार, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अभी इस थ्योरम से अगर मान लो आपसे बोल दिया जाता कि पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, v ओमेगा है, ठीक है, एक्सेलरेशन इधर हुआ, किसी मोमेंट में आपको पता लगा एक्सेलरेशन ऐसे है, ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, तो आपको पता है a को चेंज करने के लिए तो भैया वो तो नेट वेलोसिटी को चेंज करेगा, बाकी बस आप मैथ्स क्या लगाते हैं, रटो मत, a वेक्टर क्या होगा dv वेक्टर बाय dt, ये तो हमेशा ट्रू है, लेकिन इसको टुकड़े में लिखना है, at वेक्टर और an वेक्टर। तो at वेक्टर को क्या लिखते हैं, a का एक कंपोनेंट इधर आता, a cos थीटा, और एक इधर आता a sin थीटा। a sin थीटा क्या करता, v की दिशा बदल रहा होता, और a cos थीटा क्या करता, v का नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आप कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हो, रोटेटिंग वाले ले रहे हो, तो इसलिए ऐसा होता है। और यही मैथ्स थी, लेकिन वो बहुत सारे लोग इसमें बताते हैं नहीं, इसके चक्कर में कंफ्यूजन पैदा होता है। एक मैथ्स, तो यहाँ पर मैथ्स हम कौन से लगा रहे हैं, मैंने यहाँ पर x प्राइम एक्सिस लिए और उसके परपेंडिकुलर y प्राइम एक्सिस लिए। तो आपको याद क्या रखना है, ध्यान सुनिएगा, अब याद क्या रखना है, जब आप फिक्स्ड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, फिक्स्ड एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मोशन एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। मींस x की वेलोसिटी किसके द्वारा चेंज होगी, x के एक्सेलरेशन से, y की वेलोसिटी y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन से, z की वेलोसिटी z कंपोनेंट ऑफ। अरे बोलो यार, जब आप रोटेटिंग लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब आप क्या लेते हैं, तो जो एक्सिस आपकी ओरिएंटेशन बदल रही है, मैंने क्या बोला, जो एक्सिस आपकी ओरिएंटेशन बदल रही है, उन एक्सिस के मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर मान लो एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता, ये रॉड है, इसमें एक बीट फंसा हुआ है, एक रॉड है जिसका मास m है, लंबाई l है, मासलेस रॉड है, और इसमें एक बीट फंसा हुआ है आपका m नॉट मास का, बेसिकली r नॉट जे एडवांस का है वो क्वेश्चन, ग्रुप वाला था 2016 वाले, वो वाला जे एडवांस सर्कुलर का, ये वाला क्वेश्चन किया हुआ आपने, ये रेडली आपको भी निकल रहा है अभी वाला क्वेश्चन,
किया क्या आपने? नहीं किया था। मेरी बात सुनो, इधर देखो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझो। आपने मान लो एक एक्सिस ये ली, वाई ली। अरे इधर देखो, बातें नहीं, ओए इधर देखो, ये वाली बात बोलना चाह रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर क्या है? जेड एक्सिस है। रॉड जेड एक्सिस के वाई एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही थी। जब ये मैंने इसके साथ अटैच मान ली है, एक्स एक्सिस अभी इधर है, वाई इधर है और जेड इधर है, बाहर की तरफ क्या रॉड घूमेगी तो उसके साथ एक्स और जेड घूमेगी कि नहीं घूमेगी? वाई क्या घूम रही है क्या? नहीं। तो एक्स और वाई के मोशन आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं मान सकते। मींस क्या कहना चाहता हूं, अगर आपकी मान लो इसमें भीड़ फंसा होता, अगर आपका इसमें भीड़ फंसा होता तो किसी टाइम टी पर अगर मान लो इसमें एक्स में वेलोसिटी है vx और जेड के लोग मान लो वेलोसिटी कितनी है vz, तो हम क्या बोलेंगे? x का एक्सीलरेशन, देखिएगा x का एक्सीलरेशन x की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलेगा और z वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलेगा। क्या दोनों लिखने आते हैं अपने को? जब मैग्नीट्यूड बदलता है तो कैसे लिखते हैं और डायरेक्शन बदलता है तो कैसे? मैंने क्या बोला? रोटेटिंग एक्सिस कौन सी होगी आपकी? x और z, x और तो x और y के x और z के मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, मींस x का एक्सीलरेशन x की वेलोसिटी को तो बदलेगा ही बदलेगा, पर z में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसकी दिशा भी बदलेगा। और जो z में कंपोनेंट होता है एक्सीलरेशन का वो x की वेलोसिटी की दिशा बदलेगा और z वाली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलेगा, पर y में कोई फर्क ये है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, आज होगा मेरा सर इतना बताने नहीं देते हैं। ये था आपका टाउ वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस l वेक्टर। क्या ये देखते हैं आप समझ में आ गया कि टाउ वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द a वेक्टर भी है और l वेक्टर भी है। अरे बोल रहे हैं यार, सही है ना? टाउ वेक्टर ही हो जाओ, परपेंडिकुलर a वेक्टर और दोनों वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टाउ है क्या? ये dl/dt a वेक्टर क्रॉस, ये रिजल्ट आ गया था क्या अभी? da/dt a वेक्टर ओमेगा वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, यही था, अभी निकाला है। इसमें ये क्या कर रहा होगा जब ऐसे आता है तो ये जो वेक्टर है क्या वो इस वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा होगा? ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या रह रहा होगा? कांस्टेंट। अरे समझे क्या? अरे बोलो यार, एक आंसर आपने सीधे दे दिया ये वाली बात। मैंने अभी तो लिखा था पढ़ने उसी फॉर्मेट में, जब आपने लिखा था क्या? dA वेक्टर बाय dt दैट इज b वेक्टर, वो आया था a वेक्टर क्रॉस सॉरी ओमेगा वेक्टर क्रॉस a वेक्टर आया था कि नहीं आया? ओमेगा क्रॉस ac की तो दिशा आई थी हमारी, ओमेगा क्रॉस ac तो दिशा आई थी। तो इसका मतलब ये वेक्टर a वेक्टर के क्या रहा होगा? परपेंडिकुलर रहा होगा और इसके भी परपेंडिकुलर रहा होगा। अरे बोलो, तो उस केस में, इस केस में ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर है, वो इस वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा? मैग्नीट्यूड बदलेगा, सॉरी मतलब दिशा बदलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो dl/dt is perpendicular to the l vector at all the times, such as the component of l vector in the direction of a vector does not change with the time। बोला l का कंपोनेंट किसकी तरफ? अब ये तो y किसी एंगल पे हो सकते हैं, ये तो किसी एंगल पे हो सकते हैं ना a और l। तो एक तो तरीका वही है कि आप उसका डॉट प्रोडक्ट कर लो, जो आपके सॉल्यूशन में भी दिया होगा, फाइल मिलती है तुमको सॉल्यूशन वाली। अरे बोलो यार, दूसरा आप क्या आपको दिख रहा है? उसका कंपोनेंट ऑफ l वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। a वेक्टर आपका कांस्टेंट वेक्टर है, a वेक्टर क्या है? कांस्टेंट। और l वेक्टर सिर्फ अपनी क्या बदल रहा है? दिशा बदल रहा है। तो एक ये दोनों एक प्लेन बने होंगे, लेट ये a वेक्टर था आपका, ठीक है, और ये आपका मान लो l वेक्टर है, सभी लोग नोट पर। इसका टॉर्क वेक्टर मान लो इधर रहा होगा, एक भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर, तो l का ही कंपोनेंट वैसे भी तो ये जो इस तरीके से लिखा है तो ये एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्या होगी?
एंगुलर वेलोसिटी किससे चेंज होती है? टॉर्क से। और टॉर्क किसके परपेंडिकुलर है? अरे बोल रहे यार, तो इसको भी चेंज नहीं कर रहा होगा। लेकिन ए वेक्टर की क्या चेंज हो रही होगी? ए वेक्टर की क्या चेंज हो रही होगी? अरे टॉर्क मैग्नीट्यूड बदल सकता है उसका, तो आप तो उससे कर रहे हो सबसे बढ़िया। क्या भी चल रहा है आजकल हो रहा है स्टंट वाली ये वाला component of L vector in the direction of A vector does not change with the time. तो किसी जनरल टाइम पे लिख लो। ये तो सही ना? तो यहाँ पर इसका इधर इसका कंपोनेंट क्या लिखते हैं? L cos थीटा। कब से आ रहा है? L cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो? L vector dot A vector upon mod of A vector। 26 तक तो अरे ये तो लिखते हैं। L cos थीटा को आप कैसे याद रखना करो? एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट कैसे लेते हैं? जिनका जिसके नाम लेना है उनका आपस में डॉट कीजिए और जिसके नाम लेना है उसके मल्टीपल से डिवाइड कर दीजिए। अरे इनका डॉट प्रोडक्ट क्या लिखते हैं? L वेक्टर डॉट A वेक्टर इसका टू L cos थीटा। तो L cos थीटा क्या आता है? L वेक्टर डॉट A वेक्टर वही एक, इसे क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। तो D ऑफ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। अरे बोलो यार, क्या चेयर रूल से डिफरेंशिएट कर देंगे? 1 बाय मॉड ऑफ A तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि A वेक्टर कांस्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। तो इसको क्या लिखते हैं? D L वेक्टर डॉट A वेक्टर टाइम रिस्पेक्ट में कर रहा हूं प्लस A वेक्टर डॉट DL बाय D सॉरी DA बाय DT डॉट L वेक्टर इक्वल टू जो भी आता। लेकिन आपको पता है DL बाय DT तो क्या है? ये A वेक्टर जो है आपका DA बाय DT तो क्या है? 0 पता है यार कांस्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर बचा DL बाय DT डॉट A। अब ध्यान सुनना, क्या DL बाय DT आपने बोला, DL बाय DT जो बोला क्या वो L के परपेंडिकुलर है? तो L से डॉट करने में क्या मिलेगा? 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो इसकी चेंज होने की रेट L डॉट A की चेंज होने की रेट क्या आ गई? 0। इसका L डॉट A क्या रहा होगा? कांस्टेंट। इसका क्या रहा होगा? इसलिए जो अकाउंट में इसका ट्रांसफर होता है बहुत मिनिमल है, इसलिए इसके हिसाब से बिल्कुल अर्निंग हो रहा पर कुछ थ्योरम से बहुत काम की चीज आती है। आपको थ्योरम पता होगी तो आप क्या लिख पाते हैं? ध्यान सुनिएगा इसके अकॉर्डिंग। है। आपको लिखा था DL बाय DT गूगल को सर्च इसका A वेक्टर क्रॉस मैक्सिमम जनता L वेक्टर। लोन लेती है यहाँ तक कि तो हमारी ये तो और क्या टॉर्क का मैग्नीट्यूड आप क्या लिखते हैं? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेता है लोन पे गाड़ी लेता इनटू उसी की एंगुलर वेलोसिटी गूगल सर्च कर लो एग्जैक्टली L इनटू A लिख पाते हैं। तेरी प्रेसिडेंस 8 से 9% चल के आता है और तुम पूरे के पूरे हमारे 14 एक साथ काट के डाल दो यार, ठीक है? अरे वो एक वेक्टर को ओमेगा 5 लाख का डाउन पेमेंट दिखा रहा है। बाकी बचे कितने 10 लाख परपेंडिकुलर वो डाल दो क्यों? शेयर मार्केट में, वो डाल दो प्रॉपर्टी में और किसका पूरी ओमेगा? 5 साल के लोन में तेरे में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी इस चीज़ में वो कम दे रहा है तेरे 8% ब्याज से कम दे रहा है ओमेगा वेक्टर को किसका? बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी है। कोई बाहर में गया एंगुलर वेलोसिटी के बाहर में गई। आप एक टाउ वेक्टर जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा और इसके भी होगा, पर ये दोनों परपेंडिकुलर इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर इसकी कोई ऐसा थोड़ी हो रहा है। ये तो जनरल को सही बात हो रही है। तुम जो पूछ रहे हो मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पर जैसे तुम बोलते हैं कि AM की वैल्यू ओमेगा वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, B वेक्टर का वैल्यू है ओमेगा वेक्टर क्रॉस। अब तुमने क्या लिया था? ये तुम्हारा A वेक्टर है, ठीक है? और ये किसी एंगल पे भी तो हो सकता था उसको चेंज करने वाला वेक्टर। अब बता रहा हूँ लेकिन एक चीज और है कि इसका ओमेगा जो आएगा, ITR ना पता हूँ इसका ओमेगा जो आएगा वो इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हम पूछे गूगल तो गूगल में ज़्यादा इसमें होता है, वो जरूरी नहीं है ना, एंगल मोमेंटम किसी एंगल पे भी हो सकता है। इनकम टैक्स में ITR क्या नहीं, ओमेगा नहीं बोल रहा हूँ, वो इसमें A वेक्टर ही बोल रहा हूँ। ये टाउ वेक्टर में A वेक्टर क्रॉस L वेक्टर। अभी ये कैसे है? उनके बीच में एंगल कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्ट 9 तारीख को 10 दिन बाद क्योंकि अगर आपका ऐसे समझो मेरा माथा खराब हो जाए ये वाला वेक्टर होता तुम्हारा A वेक्टर और इसका ओमेगा वेक्टर इधर होता, इसका ओमेगा वेक्टर B वेक्टर किसी इसके प्लेन में ऐसे तो हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ओमेगा वेक्टर ये हुआ A वेक्टर का, इधर देखिए इधर ये मान लो A वेक्टर का ओमेगा वेक्टर इधर है, तो B वेक्टर ऐसे होता ऐसे, तो
तो उसका एक टुकड़ा इधर भी आ जाता और एक टुकड़ा वैसे अलग घुमा सकता था। तो उससे नहीं सोचना, ऐसे ही सोचना है अपने को। अरे वो फिर मैंने बता दी ऐसे वैसे बहुत जगह काम आती है इसकी। मुझे लगा कि उसी फॉर्मेट का फॉर्मूला बन रहा है। आगे बताइए कहां तक पहुंच गए? ये वाला 26 हो गया। 26 कैसे किया? और तो किया क्या है तुम लोगों ने पेपर? आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी सन के अराउंड कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो dA/dt L/2m होता है। पढ़ा है क्या आपने? ग्रेविटेशन पढ़ा है क्या? ग्रेविटेशन पढ़ाया गया है क्या? सिलेबस में है क्या ग्रेविटेशन? पढ़ा होगा ना? ये देखिए जितने भी प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के सन के अराउंड घूम रहे हैं वो किस में घूमते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन जो होता है वो एक कॉनिक सेक्शन पर लिया गया। एक फोकस पे होता है, एक फोकस F1 और दूसरा फोकस F2। इलिप्स की कॉमन डेफिनेशन क्या होती है? बेसिक डेफिनेशन क्या Pf1 प्लस Pf2 क्या 2 के इक्वल होता है? सम इक्वल होता है कि डिफरेंस होता है? सम होता है। और डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी और फोकस से दूरी का रेशियो क्या होता है? लेस देन 1 होता है। जैसे एसिडिटी बोलते हैं आप, ई बोलते हैं, वो बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, इलिप्स पे ये आती है। इधर देखिए एक बात, इधर मान लो अर्थ यहाँ पर थी टी टाइम पर, तो सन को और अर्थ को जोड़ने वाली लाइन ये थी। थोड़े dt टाइम के बाद यहाँ पहुंची तो जोड़ने वाली लाइन ये होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जितना एरिया स्वाइप किया तो इस एरिया की वैल्यू अगर dA थी और dt टाइम में तो dA/dt सॉल्व होकर कितना आता है? L/2। जब भी आपका अर्थ के अराउंड सैटेलाइट्स का मोशन हो, इधर सुनो दो इक्वेशन बना रही है सर, कुछ भी ग्रेविटेशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। dA/dt आता कैसे, ये समझ में आता है क्या? कोई भी सैटेलाइट का मोशन हो अर्थ के अराउंड या सन के अराउंड किसी भी प्लैनेट का मोशन हो, आपको दो इक्वेशंस लगानी है, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्योंकि जो भी मोशन हो रहा होगा, ध्यान सुनिएगा, इस प्लैनेट पर सन के अराउंड जो मोशन था तो ग्रेविटेशन पुल तो इधर की तरफ भी लगता, ग्रेविटेशन पुल किधर की तरफ लगता, फोकस की तरफ भी लगता। तो इस फोर्स का इसके बाद क्या होता है? जीरो। इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मींस मास इनटू स्पीड इनटू इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा, क्योंकि जो भी फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। दो इक्वेशन लगाइए, सारे आंसर आएंगे आपके। ठीक है, दूसरी बात ये है कि dA/dt जो होता है वो L/2m कैसे आता है आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन समझ में आया, ध्यान सुनिए। dA = L/2m into dt। मैंने कहा dA एरिया स्वाइप करने में टाइम कितना लगा? dt। ठीक है, तो पूरा एरिया स्वाइप करने में कितना टाइम लगेगा? क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं? और पूरा एरिया कितना होगा? पाई a भी होगा, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा? पाई a भी होगा। L/2m m भी फिक्स है फॉर ए पर्टिकुलर प्लैनेट और L तो है ही कांस्टेंट, अभी बताया कि कांस्टेंट है। तो L/2m ये क्या हो जाता? इंटीग्रल इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता, मल्टीप्लाई टाइम ऑफ टाइम पीरियड हो जाता। अरे बोलो, और आपको दे रखा है a = b, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। इसमें क्या है? सेम है, सर्कुलर मोशन है एक तरीके से, सर्कुलर ऑर्बिट। ये तो पंजी क्वेश्चन हो गया। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई m into a²
3 कितने की तूने देखेंगे क्या 2 पाई m स्क्वायर बाई n हल दिया है कैसे ऑप्शन तो एरियल वेलोसिटी ये बाई डी को क्या बोलते हो एरियल वेलोसिटी जिसकी वैल्यू l बाई 2 तो डी ऑप्शन सही हो गया टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन कितना होगा 2 पाई a स्क्वायर m बाई l तो बी आंसर सही हो गया तो बी और डी आंसर सही हो गया बड़ी कंफर्टेबल बी और डी सही हो गया 27 अभी ये बनेगा 28 हो गया होगा नीचे 28 हो गया कंफर्टेबल नीचे